हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की दोस्तों, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे पाकिस्तान के कराची में जोरदार धमाके के बाद अंधाधुंध गोलीबारी। पाकिस्तानी पैरामिलिट्री फोर्स के कैंपस के पास ताबड़तोड़ गोलीबारी, साथ में रातों रात फिदाइन अटैक भी हुआ दोस्तों। बताएंगे जिसने सबकी नींद हराम कर दी पाकिस्तान में। बताएंगे कैसे अपनी ही बुनी हुई जाल में फंस गया पाकिस्तान, शहबाज और मुनीर। इतना ही नहीं भाई, भारत के गुलमर्ग में एलओसी के पास भी ब्लास्ट हुआ है दोस्तों। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से भी ब्लास्ट की जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है। तो उधर दिल्ली और उत्तराखंड में क्यों आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है और सुरक्षा बढ़ा दी गई है? आखिर कौन से ऐसे इनपुट मिले हैं कि दिल्ली से लेकर देहरादून तक मच गया हड़कंप दोस्तों। उधर चौंकाने वाली खबर में आपको बताएंगे, बांग्लादेश ने भारत से छीनकर चीन को थमा दिया मोंगला पोर्ट। अब कोलकाता हल्दिया तक बढ़ गया खतरा दोस्तों। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेशेल्स को दे दिया समंदर का गिद्ध। लेस पवार गर्व से चौड़ी हुई राष्ट्रपति की छाती। बताएंगे आखिर भारत ने सेशेल्स को क्यों सौंपा ये अपना मेड इन इंडिया पोत, क्या है इसके मायने। तो उधर ईरान पर अमेरिका के अटैक के बाद दोस्तों ईरान ने बहरीन पर कर दिया ड्रोन अटैक, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। क्या अब शांति समझौता फिर एक बार टूट जाएगा? क्या फिर से मामला बिगड़ जाएगा? क्या कहते हैं दोस्तों एक्सपर्ट्स। एक से एक बेहतरीन से बेहतरीन जानकारी अपडेट आपको बताएंगे, बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान अपनी ही मार झेल रहा है, अपनी ही बुने हुए जालों में फंस रहा है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद जरूर कह दीजिएगा। बात करते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां पाकिस्तान के कराची में एक बड़ा आतंकी हमला हुआ दोस्तों। पैरामिलिट्री फोर्स फ्रंटियर कॉर्प्स के कंपाउंड पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। दोनों तरफ से फायरिंग जारी है। प्राथमिक जानकारी के अनुसार आतंकियों ने पहले फिदाइन हमला किया जिसमें धमाका हुआ, जिसके बाद से फायरिंग जारी है। अभी तक इसमें 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है दोस्तों। फायरिंग पूरी रात चली है, सुबह जाकर ये फायरिंग बंद हुई है। पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच झड़प पूरी रात जारी रहा दोस्तों। हमला करीब रात 8:10 कराची के गुलिस्तान जौहर इलाके के रेंजर्स कराची ट्रांसपोर्ट के दफ्तर पर हुआ है। पहले आतंकियों ने ऑफिस के मुख्य गेट पर जोरदार धमाका किया, जिसके तुरंत बाद पूरे इलाके में ताबड़तोड़ गोलाबारी शुरू हो गई। घायल पैरामिलिट्री के जवानों को डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस में भर्ती करवाया गया है। आतंकी हमलों में फिलहाल 2 जवान की मौत की पुष्टि हुई है, बाकी और 2 की मौत हुई है दोस्तों। और 6 जवानों को डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस यानी DUHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक आतंकी की मौत की पुष्टि हुई है जिसने फिदाइन हमले में खुद को उड़ा लिया था। 3 से 4 आतंकवादी अभी भी कंपाउंड को घेरे हुए हैं और फायरिंग कर रहे हैं। जिस जगह पर हमला हुआ है वो रेंजर्स ऑफिस के साथ साथ यूनिवर्सिटी और मौसम विभाग भी स्थित है। बता दें कि सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है उस इलाके में भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। खबर बताने तक फायरिंग लगातार हो रही थी दोस्तों। पाकिस्तानी अखबार डॉन ने एक घर के हवाले से बताया है कि सिंध के मुख्यमंत्री सैयद मुराद अली शाह ने घटना को लेकर एक रिपोर्ट तलब किया है। कराची में अक्सर लॉ एंड ऑर्डर और टेररिस्ट एक्टिविटी के विरोध में पाकिस्तानी रेंजर्स की तैनाती रहती है। इसी वजह से यह गुलिस्तान जौहर स्थित रेंजर्स का हेडक्वार्टर को हाई सिक्योरिटी इलाका माना जाता है। सिंध पुलिस के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि आतंकी हमला जिस कंपाउंड पर हुआ है वो पैरामिलिट्री फोर्स पाकिस्तान रेंजर्स का कंपाउंड है। साथ ही मारने वाले सैनिक भी पाकिस्तानी रेंजर्स के ही हैं। जी हाँ, दोनों कंपाउंड आसपास होने की वजह से पहले स्थानीय प्रशासन ने जानकारी दी थी कि हमला फ्रंटियर कोर के कंपाउंड पर हुआ है, लेकिन अब सिंध पुलिस ने स्पष्टीकरण दिया है। यह बहुत बड़ा फिदाइन हमला हुआ दोस्तों और बाद में आतंकवादियों ने इस पूरे हेडक्वार्टर को घेर लिया और लगातार पूरी रात गोलीबारी जारी है। जब तक हम खबर को रिकॉर्ड कर रहे थे तब तक ये सुबह तक गोलीबारी जारी रही है दोस्तों। इस खबर ने पूरे पाकिस्तान में तहलका मचा दिया है। आसिम मुनीर के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आसिम मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। शहबाज शरीफ लगातार पीछे से ऑर्डर देते दिखाई दे रहे हैं, हाल समाचार लेते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इससे क्लियरली समझ में आता है कि पाकिस्तान अपने ही बुने इन आतंकवादियों के जाल में फंस चुका है, जिससे निकल पाना पार पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन लग रहा है दोस्तों। यही वजह है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ बातचीत को बंद कर रखा है कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को खत्म नहीं करेगा, जब तक आतंकवाद मुक्त नहीं होगा, तब तक भारत कोई भी बात नहीं करेगा पाकिस्तान से। अब ऐसे में ये पाकिस्तानी आतंकवादी खुद पाकिस्तान के हुक्मरानों पर, पाकिस्तान की आम जनता, पाकिस्तान के रेंजर्स पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। आखिर आतंकवादी कहीं तो हमला करेंगे, भारत पर अटैक तो कर नहीं पा रहे। भारत के लिए उनका एक भी चाल, एक भी मंसूबा पूरा नहीं हो पा रहा, तो क्या करें बेचारे, पाकिस्तान को ही दहला रहे हैं। अब आप देखिएगा शाम होते होते तक पाकिस्तान इस अटैक का भी आरोप भारत पर मढ़ देगा और तालिबानियों पर मढ़ देगा दोस्तों।
दोस्तों। आपको बता दें ये धमाका और ये अटैक, ये गोलीबारी लगातार ऐसे समय में सामने आया है जब कल ही लश्कर-ए-तैयबा के 3 आतंकियों की रहस्यमयी मौत हुई पाकिस्तान में, जिनकी गजब तरीके से फील्डिंग सेट हुई। पाकिस्तान में छिपकर भारत के खिलाफ ये साजिश रचने वाले आतंकियों के लिए कल का दिन काल लेकर आया था। हाल ही में प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े 3 बड़े आतंकियों की रहस्यमयी हालात में मौत हुई। इन लगातार हो रही मौतों ने पाकिस्तान में एक्टिव आतंकी नेटवर्क और सुरक्षा एजेंसियों दोनों की चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया के मुताबिक मरने वालों की पहचान गाजी मुमताज, मोहम्मद खुजैमा, कासिम और खालिद बशीर के रूप में हुई है। इन तीनों मौतों में सबसे ज्यादा चर्चा जिसकी है वो है गाजी मुमताज। बताया जाता है कि वो लश्कर-ए-तैयबा का वरिष्ठ कमांडर था और मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता था। यानी कल ही ये आतंकवादी मारे गए और रात में ही पाकिस्तान के कराची में फिदाइन अटैक हो गया। अब ऐसा माना जा रहा है कि आतंकवादियों को सुरक्षा न दे पाने की वजह से इन आतंकवादियों ने बगावत छेड़ दी। बहरहाल इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों, जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप भी मानते हैं कि जो पाकिस्तान ने बोया है वही पा रहा है और होना भी यही चाहिए, तो सबसे पहले तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, सामने लाइक का बटन है, और कमेंट में इस पर अपनी राय दीजिएगा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस आत्मघाती हमले पर। लेकिन वहीं आपको बता दें, भारत के जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग से भी चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है, जहां पर गुलमर्ग क्षेत्र में एलओसी के पास ब्लास्ट की जानकारी सामने आई है दोस्तों, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई और 4 घायल हुए हैं। बता दें, जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग पुलिस थाना क्षेत्र में लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी के पास सुमली वाली ढोक में आशा पोस्ट के नजदीक शनिवार को एक रहस्यमय विस्फोट हुआ। अधिकारियों के अनुसार इस धमाके में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 4 अन्य लोग घायल हो गए। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार मरने वाले की पहचान जबीर अहमद बाजाद के तौर पर हुई है, जो मोहम्मद रफीक बाजाद का बेटा था और बारामूला के चंदूजा में गली बल का रहने वाला था। धमाके में उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 4 घायलों का इलाज के लिए अस्पताल लेकर जाया गया है। अधिकारियों ने धमाके की वजह का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। एक सीनियर पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये धमाका तब हुआ जब विक्टिम ने कथित तौर पर एक पुराना शेल छुआ। हालांकि अधिकारी अभी धमाके वाली चीज की असल प्रकृति या धमाके की वजह की पुष्टि नहीं कर पाए हैं दोस्तों। जैसे इस पर जानकारी सामने आएगी हम सबसे पहले आपको अपडेट करेंगे। लेकिन इसी बीच कुछ लोगों का ये भी कहना है, वहाँ के लोकल लोगों का, कि इस घटना में सेना के जवान भी घायल हुए हैं। लेकिन अब बारामूला पुलिस ने स्पष्टीकरण देते हुए कहा है कि जवानों के घायल की जो जानकारी सामने आई है वो अफवाहें हैं, उन पर ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा लोकल लोगों का कहना है दोस्तों। वहीं इसी बीच चौंकने वाली ये भी जानकारी है, दिल्ली और उत्तराखंड में आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। दरअसल सूत्रों ने शनिवार को बताया कि खुफिया एजेंसियों ने दिल्ली और उत्तराखंड के लिए सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया है। ये अलर्ट संभावित आतंकी खतरे को देखते हुए जारी किया गया है। अलर्ट के बाद प्रमुख धार्मिक स्थलों, सरकारी इमारतों और पुलिस ठिकानों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। खुफिया विभाग के सूत्रों के अनुसार ये अलर्ट आने वाले दिनों में संभावित हमलों की चेतावनी देने वाला एक ईमेल सामने आने के बाद जारी किया गया। ये खतरा उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के नागरासु गुरुद्वारे में निहंगों के एक ग्रुप और अधिकारियों के बीच हुए गतिरोध के बाद सामने आया है। निहंग 16 जून को कर्णप्रयाग बाजार में स्थानीय लोगों के साथ हुई झड़प के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए अपने 4 सदस्यों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। सिख प्रतिनिधिमंडल के दखल के बाद 23 जून को 3 दिन तक चला यह गतिरोध खत्म हुआ। इसके बाद 25 जून की रात को पावंटा साहिब से निहंग सिखों का एक ग्रुप गिरफ्तार लोगों की रिहाई की मांग करते हुए देहरादून जिले के कुलहाल बॉर्डर, जो कि हिमाचल प्रदेश से सटा हुआ है, उसे जबरन उत्तराखंड में घुसाए। अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझाकर पावंटा साहिब वापस भेज दिया। हालांकि गिरफ्तार किए गए 4 निहंग सिखों को शनिवार को उत्तराखंड की एक जिला और सत्र अदालत ने जमानत दे दी है। कहा यह जा रहा है कि ईमेल में दिल्ली और उत्तराखंड के कई मंदिरों के साथ साथ सरकारी दफ्तरों, रेलवे स्टेशनों और पुलिस ठिकानों को संभावित टारगेट के तौर पर बताया गया था। उन्होंने बताया कि धमकी भरे संदेश में कुछ राजनीतिक नेताओं का भी जिक्र था, जिससे सुरक्षा एजेंसियों को चिंता बढ़ गई और अलर्ट मिलने के बाद दिल्ली पुलिस, उत्तराखंड पुलिस और केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने चौकसी बढ़ा दी और एहतियाती के तौर पर संवेदनशील और ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सुरक्षा इंतजामों की समीक्षा शुरू कर दी गई है। अधिकारियों ने बताया कि अहम धार्मिक स्थलों, ट्रांसपोर्ट हब और सरकारी इमारतों पर सुरक्षा बल बढ़ा दिए गए हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस यूनिट को सतर्क रहने और गश्त तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि सूत्रों ने बताया है कि दिल्ली पुलिस ने ईमेल की सच्चाई का पता लगाने और उसके स्रोत का पता लगाने के लिए इन्वेस्टिगेशन यानी जांच शुरू कर दी है। साथ ही साथ आपको अगली खबर बता दें, सबसे बड़ी चौंका देने वाली खबर,
बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ एक बड़ी इंटरनेशनल साजिश को अंजाम दिया गया है दोस्तों। तारिक रहमान ने भारत की पीठ में ऐसा छुरा घोंपा है कि हमारी पूरी एक्ट ईस्ट पॉलिसी और पूर्वी सुरक्षा चक्रव्यूह को तगड़ा झटका लगा है दोस्तों। बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट प्रोजेक्ट भारत से छीन लिया है और इसे सीधे चीन की झोली में डाल दिया है। ये वही रणनीतिक बंदरगाह है जिसे साल 2015 में भारत को सौंपा गया था, लेकिन अब इस पर शी जिनपिंग की सरकारी कंपनी की मर्जी चलेगी। इस लोकेशन पर चीन की पहले से गंदी नजर थी, क्योंकि यहाँ से कोलकाता से हल्दिया तक टांग झांक की जा सकती है। शी जिनपिंग की सरकारी कंपनी चाइना सिविल इंजीनियरिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन यानी 4C को मोंगला पोर्ट का कंट्रोल दिया गया है। इस लोकेशन का चीन के पास जाना कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि ये भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 80 किलोमीटर की दूरी पर है। सुरक्षा के बड़े जानकारों का दावा है कि चीन यहाँ कोई मालगाड़ी या व्यापारिक जहाज चलाने नहीं आ रहा है। असली खेल तो जासूसी का ही है। आशंका है कि बीजिंग यहाँ बहुत जल्द अपने सबसे आधुनिक समुद्री सर्विलांस सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक जासूसी उपकरण फिट कर देगा। इसका नतीजा ये होगा कि बॉर्डर के इतने पास बैठकर शी जिनपिंग की लाल सेना बोले तो PLA हमारे कोलकाता और हल्दिया पोर्ट की पल पल की हलचल, हमारी नौसेना के जहाजों की मूवमेंट और हमारे कोस्टल रडार नेटवर्क के हर सीक्रेट डेटा को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लाइव देख रही होगी। यानी जिस मोंगला पोर्ट को भारत अपना दोस्त समझ रहा था, वो अब कोलकाता के मुहाने पर हमारी जासूसी करने वाला सबसे बड़ा चीनी अड्डा बनने जा रहा है। ये कोई अचानक हुआ हादसा नहीं है, बल्कि तारिक रहमान सरकार का एक बहुत बड़ा और सोचा समझा गेम प्लान है। ढाका अब किसी भी कीमत पर भारत के ट्रांसपोर्ट और ट्रांजिट नेटवर्क पर अपनी निर्भरता को खत्म करना चाहता है। बीजिंग के पैसों के दम पर मोंगला पोर्ट को चमकाकर बांग्लादेश और भारत के कोलकाता पोर्ट को पूरी तरीके से ठेंगा दिखाने की तैयारी में है। वो अपने पूरे ग्लोबल बिजनेस को चीन के इशारे पर चलने वाले समुद्री रास्तों पर शिफ्ट कर रहा है। हैरानी की बात दोस्तों यह है कि रहमान सरकार ने मोंगला के पास ही 110 एकड़ की बहुत बड़ी जमीन चीन की कंपनियों के लिए रिजर्व कर दी है, जहाँ सिर्फ चीनी फैक्ट्रियां लगेंगी। इतना ही नहीं, चीन बांग्लादेश के अंदर तक घुसने के लिए वहाँ के स्कूलों के सिलेबस में मंडारिन यानी अपनी चीनी भाषा सिखाने पर तुला हुआ है। इसे कहते हैं कूटनीतिक गुलामी, जिसकी शुरुआत बांग्लादेश में हो चुकी है। भारत ने बरसों से अपनी एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत मोंगला पोर्ट को एक ऐसे जादुई रास्ते के रूप में देखा था, जिससे हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों तक सामान कौड़ियों के भाव पहुंचाया जा सके। इसके अलावा इसी रास्ते से थाईलैंड, वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे बड़े बाजारों पर कब्जा करने का भारत का सपना था। मोंगला हाथ से निकलते ही भारत का पूरा मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्लान ठप हो गया है और हमारे अरबों रुपए के प्रोजेक्ट को अब चीन के इंफ्रास्ट्रक्चर से भिड़ना पड़ेगा। दोस्तों, लड़ाई लड़नी पड़ेगी। समंदर के इस बड़े खेल के साथ साथ चीन हमारी पूर्वी सीमा पर कई और खतरनाक चालें चल रहा है। जैसे ही ढाका ने घुटने टेके, चीन ने तुरंत भारत की नाक के नीचे तीस्ता नदी पर एक बेहद विवादित और विशालकाय डैम बनाने का काम रॉकेट की रफ्तार से शुरू कर दिया। तीस्ता का पानी हमारे लिए कितना जरूरी है, यह किसी से छिपा नहीं है और अब उस पानी की चाबी चीन के हाथ में होगी। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, कितना बड़ा झटका है भारत के लिए। इसके साथ ही चीन बांग्लादेश म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी तेजी से पूरा किया जा रहा है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि भारत के पूरे पूर्वी बॉर्डर के चारों तरफ चीन अपनी सड़कों, पुलों और मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर का एक ऐसा जाल बिछा चुका है जो भारत को चारों तरफ से जकड़ लेगा। दोस्तों, बांग्लादेश अब भारत का भाई नहीं रहा, बल्कि वो चीनी पैसों की खनक के आगे पूरी तरीके से सरेंडर कर चुका है। हमारी सीमा से महज कुछ मील की ही दूरी पर चीन को एक संप्रभु ठिकाना मिल जाना और हमारी लाइफलाइन मानी जाने वाली नदियों पर उसका कंट्रोल हो जाना आने वाले कल के लिए एक बहुत बड़ी तबाही का संकेत है। दोस्तों, भारत पिछले कई दशकों से चीन की जिस स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स यानी मोतियों की माला वाली घेरेबंदी को काट रहा है, बांग्लादेश के इस धोखे ने इस मिशन को भी तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों, ये अब कोई किताबी खतरा नहीं, बल्कि हमारे पूर्वी मोर्चे पर बड़ा खतरा है। वाकई में इस खबर को जानकर हर एक भारतीयों का खून तारिक रहमान के खिलाफ खौल उठ रहा होगा। उसने जैसी चालें चली हैं कि भारतीयों को अब उम्मीद ही खत्म हो चुका है बांग्लादेश को लेकर। इस मुद्दे पर आपकी राय तो बनती है दोस्तों। साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 11 साल के लंबे इंतजार के बाद एक बेहद खास और बड़े मिशन पर खूबसूरत द्वीपीय देश सेशल्स पहुंच चुके हैं। सेशल्स के राष्ट्रपति डॉक्टर पैट्रिक हरमिनी के खास बुलावे के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी 27 से 29 जून 2026 तक इस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। इस ऐतिहासिक दौरे का सबसे बड़ा कारण राष्ट्रीय दिवस पर गोल्डन जुबली समारोह है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में शामिल हो रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी आसमान के रास्ते
सेशेल्स पहुंचे और समंदर के रास्ते इस देश में भारतीय नौसेना लैंड हो गई है। इस ग्रैंड एंट्री के पीछे भारत की बहुत बड़ी रणनीति है दोस्तों, जो हम आपको अभी बता रहे हैं। पीएम मोदी की सेशेल्स यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के बढ़ते प्रभाव और चीन की बढ़ती हरकतों के बीच सुरक्षा और दोस्ती का एक नया अध्याय लिखने की शुरुआत है। जी हाँ, जब प्रधानमंत्री जी का विशेष विमान सेशेल्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरा तो खुद वहां के शीर्ष नेताओं और अधिकारियों ने प्रोटोकॉल तोड़कर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक दोनों देशों के झंडे लहरा रहे हैं। चारों तरफ मोदी मोदी के नारे सुनाई दिए। ये दौरा इसलिए भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि इस साल भारत और सेशेल्स के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की भी 50वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है। ये दोस्ती आपसी भरोसे, लोकतांत्रिक मूल्यों और दोनों देशों के लोगों के बीच भी के गहरे जुड़ाव पर टिकी हुई है। प्रधानमंत्री मोदी जी के कदम रखते ही सेशेल्स के मीडिया से लेकर गलियारों तक सिर्फ भारत की ही चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिल्ली से रवाना होने से पहले अपने बयान में एक बेहद ही दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने सेशेल्स को भारत का एक बेहद अहम समुद्री पड़ोसी और विजन महासागर का जरूरी पार्टनर बताया। दरअसल यह भारत की वो महत्वाकांक्षी नीति है जिसके तहत हिंद महासागर क्षेत्र में आने वाले सभी देशों की सुरक्षा, शांति और आर्थिक प्रगति को एक साथ आगे बढ़ाया जाएगा। इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति हार्मनी के बीच होने वाली द्विपक्षीय बातचीत का मुख्य एजेंडा भी यही महासागर विजन होने वाला है। इसके तहत समंदर के रास्ते होने वाले अवैध कारोबार और घुसपैठ को पूरी तरह से रोकने का प्लान तैयार किया गया है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने सेशेल्स की समुद्री सुरक्षा व विकास मजबूत करने के लिए सेशेल्स कोस्ट गार्ड बेस पर आयोजित समारोह में मेड इन इंडिया फास्ट पेट्रोल वेसल PS लेस पावर समेत कई वाहन और नावें सौंपी हैं। ये आधुनिक गश्ती जहाज सेशेल्स की समुद्री निगरानी और उसके विशेष आर्थिक क्षेत्र की पेट्रोलिंग क्षमताओं को मजबूती प्रदान करेगा। इसके साथ ही भारत ने सेशेल्स डिफेंस फोर्सेज यानी SDF के क्षमता निर्माण और विकास के लिए 6 अत्याधुनिक एम्बुलेंस, 10 यूटिलिटी वाहन, 5 लेजर रेडियल नावें भी सौंपी हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी इससे पहले जब एयरपोर्ट पर पहुंचे ही थे तो भारतीय समुदाय के लोगों ने कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए, जोरदार तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का स्वागत किया। इनमें से एक ग्रुप ने गुजरात के कच्छ का पारंपरिक नृत्य भी पेश किया यानी डांस भी पेश किया। इस स्वागत से अभिभूत प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिखा कि अद्भुत सांस्कृतिक जुड़ाव, हमारे प्रवासी भारतीयों ने जिस तरह भारत के अलग अलग हिस्सों की संस्कृति को संभाला है और उसका जश्न मनाया है वो वाकई तारीफ के काबिल है। ऐसे में ऑल द बेस्ट पीएम मोदी जी। आप लोग भी कमेंट में अवश्य लिखिएगा ताकि उनकी यात्रा सफल हो सके और भारत को एडवांटेज मिल सके। साथ ही साथ दोस्तों जानकारी ये भी सामने आई है कि सेशेल्स में पहुंचने के बाद वहां दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीव से प्रधानमंत्री मोदी जी ने मुलाकात की। 194 की उम्र में आज भी फिट है जोनाथन। दोस्तों मोदी जी ने यहाँ सेशेल्स नेशनल बोटेनिकल गार्डन में दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली कछुओं की प्रजातियों को देखा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस दौरान जोनाथन से मुलाकात की। जोनाथन सेशेल्स का एक विशालकाय कछुआ है। माना जाता है कि वो साल 1832 में पैदा हुआ है यानी इसकी उम्र अब 194 साल की है। जोनाथन का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में धरती पर रहने वाले सबसे उम्र दराज जीव के रूप में दर्ज किया गया है। दोस्तों खास बात यह है कि जोनाथन की उम्र भले ही सबसे ज्यादा है लेकिन इसका स्वास्थ्य आज भी बहुत अच्छा है। इसका क्रेडिट पशु चिकित्सकों के लगातार प्रयासों को जाता है जिन्होंने उनकी अच्छी हेल्थ को बनाए रखने में मदद की है, प्रयास किया है। फिलहाल मोतियाबिंद के चलते जोनाथन की आई साइट कमजोर हो चुकी है और उसकी सूंघने की क्षमता भी कम हो गई है। फिर भी जोनाथन हेल्दी और बिल्कुल चुस्त दुरुस्त है। वो सेशेल्स के सबसे बड़े आकर्षणों में से एक है। जोनाथन के वृद्धावस्था और लंबी आयु को लेकर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे हैं। दोस्तों इस पर आपका क्या कहना है? साथ ही साथ नेक्स्ट खबर की बात करते हैं जहां लगातार भारत के सामने गिड़गिड़ाने के बाद आखिरकार भारत ने नेपाल को बड़ी राहत दे दी चाय पर। भारत ने चाय आयात के नियमों में दे दी ढील। बॉर्डर पर फंसी खेप का रास्ता हुआ साफ। दोस्तों भारत ने नेपाल से चाय के एक्सपोर्ट में आ रही रुकावटों को तुरंत प्रभाव से कम कर दिया है। इससे नेपाल को बड़ी राहत मिली है। दरअसल जून की शुरुआत में भारत ने नेपाल से इम्पोर्ट की जाने वाली चाय के हर कंसाइनमेंट के लिए अनिवार्य क्वालिटी टेस्टिंग जरूरी कर दी है। इस कारण नेपाल की कई चाय फैक्ट्रियों को अपना प्रोडक्शन आंशिक रूप से बंद करना पड़ा था। इसके अलावा 1500 टन से ज्यादा की चाय नेपाल के गोदामों में फंस गई थी। इसके बाद नेपाल ने चाय संकट को दूर करने के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया था और भारत के साथ उच्च स्तर पर इस मुद्दे को उठाया था। अब भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI फसाई नेपाल से आयात की जाने वाली चाय HSN 0902 के लिए जांच की एक नई व्यवस्था को मंजूरी दे दी है। ये फैसला 16 जून को भारत के कॉमर्स सेक्रेटरी की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद लिया गया। फसाई के सर्कुलर के अनुसार भारत में घरेलू खपत के लिए इम्पोर्ट की
जाने वाली चाय के लिए रिस्क बेस्ड टेस्टिंग सिस्टम अपनाने का फैसला किया है। इस नए फैसले से भारत ने HSN 0902 के तहत इंपोर्ट की जाने वाली चाय की रिस्क बेस्ड टेस्टिंग शुरू हुई है, जिसमें जांच के लिए 20% कंसाइनमेंट रैंडम तरीके से चुने जाएंगे। ये नियम भारत के सभी एंट्री पॉइंट्स पर तुरंत लागू होगा, जिनमें वे पॉइंट भी शामिल है जहां परमानेंट फसाई कर्मचारी नहीं है। नेपाल का कहना है कि भारत के इस फैसले से ज्यादातर चाय कंसाइनमेंट को कस्टम मंजूरी तेजी से मिल सकेगी। इसके अलावा टेस्टिंग की लागत और माल की सप्लाई में कम देरी होगी। यानी कि बालेंद्र शाह नए प्रधानमंत्री बनते ही भारत को जो अकड़ दिखा रहे थे, भारत ने ऐसी कान मरोड़ी की अपने आप लाइन पर आ गए बालेंद्र शाह, और नेपाल की रिक्वेस्ट पर भारत ने बड़ी राहत दे दी नेपाल को। साथ ही साथ आपको बता दें अगली खबर, जहां ईरान का बहरीन पर ड्रोन अटैक, अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाने का दावा। जी हां दोस्तों, सबसे बड़ी अपडेट बता दें, अमेरिका द्वारा किए गए रात भर के हवाई हमलों के बाद ईरान ने शनिवार यानी कल शाम को बहरीन को निशाना बनाते हुए ड्रोन हमला किया, जबकि दूसरी ओर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में एक जहाज पर भी हमला हुआ। माना जा रहा है कि यह कार्रवाई ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की ओर से अमेरिकी एयर स्ट्राइक के जवाब में की गई है। फारस की खाड़ी में हुए ये हमले इस बात का संकेत है कि मिडल ईस्ट में स्थिति एक बार फिर कंट्रोल से बाहर हो सकती है, जबकि हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए अंतिम समझौते की दिशा में एक अंतरिम सहमति बनी थी। अमेरिका ने ये हवाई हमले गुरुवार को हॉर्मुज से गुजर रहे एक जहाज पर ईरानी ड्रोन हमले के जवाब में किए थे। इस तरह के लगातार हमलों ने दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की नाजुक स्थिति को एक बार फिर उजागर किया है। इस बीच अमेरिकी नौसेना की निगरानी में काम करने वाली एक बहुराष्ट्रीय समुद्री संस्था ने शनिवार को घोषणा की कि ओमान के पास हॉर्मुज में समुद्री मार्ग का विस्तार किया जाएगा ताकि आने और जाने वाले जहाजों की आवाजाही सुचारू हो सके। इसे ईरान के साथ नए फ्लैश पॉइंट के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों, ऐसे में लगातार हो रहे इस युद्ध, इन अटैक्स के बाद सबसे बड़े सवाल, सबसे बड़ा काला धब्बा इन इस्लामिक संगठनों पर लग रहा है, जो कश्मीर के मुद्दे पर तो चिल्लाने लगते हैं एक साथ एक सुर में, लेकिन अब ईरान युद्ध और खाड़ी देशों में तबाही मची हुई है। लेकिन अब कहाँ है ये इस्लामिक देशों के संगठन OIC? क्यों नहीं इस पर दे रहे हैं बयान? क्या हो चुकी है इनकी हालत खराब? क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? वहीं नेक्स्ट खबर की बात करते हैं, जहां एक छोटी सी चूक ने बजा दिया अमेरिकी एयरफोर्स का बैंड। 275 कैडेट्स बीमार, पूरी बेस पर अलर्ट। दोस्तों, अमेरिका के टेक्सास में एक और फ्लू ने दस्तक दी है। इसी के चलते 275 लोग बीमार पड़ गए हैं और 4 लोगों को अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस तरह का ये फ्लू कहीं और नहीं बल्कि एयरफोर्स बेस में फैला है। कुछ दिन पहले एक रिक्रूट की मेडिकल इमरजेंसी के बाद मौत भी हुई है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हुआ है कि उसकी मौत जो है वो फ्लू से हुई है या फिर नहीं। ये प्रकोप इस महीने की शुरुआत में बेस पर आर्मी ट्रेनिंग ले रहे नए रिक्रूट के बीच शुरू हुआ था। यहाँ बड़ी गिनती में लोग एक साथ रहते हैं, यही वे खाते हैं और ट्रेनिंग लेते हैं। इसी कारण फ्लू का संक्रमण तेजी से फैल गया। वहीं आपको बता दें, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि POK में तेज हुए विरोध प्रदर्शन, बॉर्डर पर फिर रोक दिए गए ट्रक, जरूरी सामानों की सप्लाई रुकी। दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों के बीच हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी की अगुवाई में लोग महंगाई, टैक्स और प्रशासनिक नीतियों के खिलाफ लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच जानकारी ये सामने आ रही है और यह पूरे तरीके से कंफर्म हो गया है कि पाकिस्तान ने इलाके में खाद्य आपूर्ति पर रोक लगा दी है। बताया जा रहा है कि इस्लामाबाद से POJK के लिए राशन और अन्य जरूरी सामान लेकर जा रहे कई ट्रक्स को सीमा पर ही रोक दिया गया है। उनको इस क्षेत्र में नहीं जाने दिया जा रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरान शहबाज और मुनीर चाहते हैं कि यहाँ के लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भूखे मर जाएं, उनके बच्चे भूखे मर जाएं, उनको दूध ना मिल पाए, उनको कोई भी जरूरी सामान, डेली सामान ना मिल पाए, जिसके बाद बगावत और तेज हो गई है। दोस्तों, POK के लोगों में गुस्सा और तेजी से बढ़ गया है। उधर आपको बता दें, डेनमार्क में मुस्लिमों पर कसेगा शिकंजा, अजान पर बैन की तैयारी। मंत्री ने कहा ये इस्लामाबाद नहीं। जी हाँ दोस्तों, डेनमार्क में मुस्लिमों पर शिकंजा कसा जा रहा है। यहाँ की सरकार लाउड स्पीकर के माध्यम से मस्जिदों में दी जाने वाली अजान पर कानूनी रोक लगाने की संभावना पर विचार कर रही है। सरकार का कहना है कि यह कदम देश में बढ़ते इस्लामीकरण को लेकर उठाई जा रही है व्यापक नीति का हिस्सा है। डेनमार्क के आब्रुजन एवं एकीकरण मंत्री मॉर्टन बॉर्डस्कोव ने कहा कि सरकार इस मुद्दे के कानूनी पहलुओं की समीक्षा कर रही है। उन्होंने कहा कि डेनमार्क की छतों पर अजान नहीं सुनाई देनी चाहिए। डेनमार्क में इसके लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ घूमते समय लोगों को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वे इस्लामाबाद के किसी उपनगर में हैं। उनके इस बयान के बाद देश में नई राजनीतिक बहस भी छिड़ गई है। इस मंत्री के बात का क्या आप समर्थन करते हैं? दोस्तों, मानवता के हिसाब से क्या लगता है आपको? क्या इन्होंने बिल्कुल सही बात कही है? और जो ये फैसला लिया जा रहा है अजान पर बैन की तैयारी को लेकर, लाउड स्पीकर पर बैन को लेकर, आपकी इस पर क्या राय है? दोस्तों, अवश्य कमेंट करके बताइएगा।
तो वहीं आपको बता दें बंगाल में डबल स्ट्राइक जमकर गरज रहा बुलडोजर, यूसीसीबी तय, कट्टरपंथियों के उड़े होश, क्या करेगी अब ममता दीदी। पश्चिम बंगाल में सरकार बदलते ही बुलडोजर भी एक्शन में आ चुका है। इस बार बुलडोजर की दहाड़ आसनसोल में सुनाई पड़ी। टीएमसी नेता के अवैध कब्जे को मिट्टी में मिला दिया गया। पीले पंजे की यह मार टीएमसी नेता विनोद नोनिया के अवैध दफ्तर पर पड़ी, जिसे अतिक्रमण कर बनाया गया था। हालांकि बुलडोजर ने अब इसके वजूद को मिटा दिया है। वहीं मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने यहां तक कह दिया कि बंगाल में यूनिफॉर्म सिविल कोड भी लागू किया जाएगा। इसकी अपनी एक प्रक्रिया होगी जिसके बारे में विधानसभा में बताया जाएगा, लेकिन ये तय है कि जिस तरह गुजरात, उत्तराखंड और असम में यूसीसी लागू किया गया, उसी प्रक्रिया को अपनाते हुए बंगाल में भी इस कानून को लागू किया जाएगा। हालांकि टीएमसी को यह फैसला रास नहीं आ रहा, लेकिन क्या करें, अब जो होगा टीएमसी को देखना ही पड़ेगा। बहुत चला लिया 15 साल उसने सरकार, क्या स्थिति हो गई थी बंगाल की आपको पता ही है। दोस्तों आप लोग इस पर राय देना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। रिक्वेस्ट है जहां पर भी आपका ग्रुप हो व्हाट्सएप, फेसबुक, एक्स पर इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। जय हिंद, जय भारत।